हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉप लेवल के 50 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं ना, तो आपके हिंदी में काफ़ी सारे प्रश्न हैं इसी वीडियो से देखने को मिलेगा 100%। ठीक है, मेरा गारंटी है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, 99% यहीं से आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग फटाफट से क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ना। और इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आपको ये लास्ट में कमेंट करके बताना है कि ये 50% में से आपको पहले से कितना परसेंट का आंसर याद था। ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले 9% के साथ वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है, डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और प्यारे जो जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है, तो जाति प्रथा जो है ना प्यारे बच्चों, पेशा निर्धारित करता है। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यानी कि जाति प्रथा का जो सबसे बड़ा दोष होता है ना, पैसे का निर्धारण करना होता है। अब देखिए पर जो दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि बादशाह अकबर जी ने जो सिक्का है, यानी जो सिक्का चलाया था, उस पर किनकी आकृति अंकित है पैरोचो, ये ना बताना है। तो उस पर जो है ना पैरोचो आपको पता नहीं तो याद कर लीजिएगा, राम सीता की आकृति अंकित है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो पहले बच्चों बताइए कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, सी वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाबा साहब को हम लोग किस नाम से जानते हैं पहले बच्चों, तो भीमराव अंबेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर को हम लोग बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नमक सोने से भरा सिक्के घरा मिला था ना। तो किसको मिला था बच्चों, किसके समय में, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए दारिश क्या है प्यारे बच्चों, तो दारिश एक प्रकार का सोने के सिक्के है, आपको पता होना चाहिए, प्राचीनतम सिक्के है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते देखिएगा। यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि बाबा साहब का जन्म जो है ना कहाँ पे, मतलब किस राज्य में हुआ था। तो बाबा साहब का जन्म जो हुआ था फिर जो मध्य प्रदेश में हुआ था, महू नामक जगह में हुआ था, महू नामक जगह में हुआ था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिएगा, सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा फिर बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे ना। तो कौन थे फिर बच्चों, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, यानी कि ये सभी थे। कहने का मतलब यह है कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्तियों की संख्या कितनी थी बच्चों, तो 3 थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न आपको बताना है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो बच्चों, आप सभी को तो पता होगा, हिंदी को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि टेक्सोल का सब मतलब टेक्सोल शब्द का अर्थ है, यानी कि ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है टेक्सोल का जो अर्थ होता है ना प्यारे बच्चों, क्या होता है, जहाँ सिक्के ढलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है कि हु आर सुधराज जो है ना, ये किन की रचना है। तो प्यारे बच्चों, ये जो है ना भीमराव अंबेडकर की रचना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, द कस्टम इन इंडिया किसकी रचना है, तो यही भीमराव अंबेडकर की रचना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए प्यारे बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि द अनटचेबल्स किसकी रचना है, यानी कि किन की रचना है। तो फिर बच्चों, ये भीमराव अंबेडकर की रचना है। इसे आपको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो ना फिर बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद होना चाहिए
बुद्ध एवं हिज धम्मा जो है ना बच्चों, बुद्ध एवं हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है बच्चों? तो ये सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी जो है ना बच्चों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, नेपाली भी और मराठी भी। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। देखिए बच्चों आपको बताना है कि द कस्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये किन की रचना है बच्चों? तो देखिएगा यहाँ पे अंबेडकर की रचना है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी किसकी रचना है बच्चों? ये भी भीमराव अंबेडकर की ही रचना है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का उदाहरण है? बच्चों आपको तो पता होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है ना, यानी कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का उदाहरण है? तो बच्चों यहाँ पे देखिए 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा ना, पाशविक वृत्ति का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये होता है कि नाखून किसका प्रतीक है बच्चों? तो पशुता का प्रतीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों अगला प्रश्न आपको बताना है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी ना? तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी, या तो आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बाबू ये मदन किसका बेटा था? तो गिरधर लाल का बेटा था। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है, ये ना बताना है। तो इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? परिचित होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जा सकते अर्थ में कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो ड्राइवर होते हैं, साथ में इसे भी आपको याद रखना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था ना? तो माता का नाम पूछा गया है, तो रत्नावती शर्मा था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर रत्नावती शर्मा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों ये नलिन विलोचन शर्मा जी कहाँ मतलब कहाँ का था बच्चों? तो पटना का था। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो ये जो ना बच्चों कहाँ से लिया गया है? तो विष के दांत एवं अन्य कहानी से लिया गया है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विष के दांत कहानी के नायक कौन है बच्चों? तो मदन है, आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियाँ थी बच्चों, आपको पता होगा शायद, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यार बच्चों, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बच्चों आपको तो पता होगा भीमराव अंबेडकर जी है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते देखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है ना, पूछा गया है। तो बच्चों महल वाले जीत जाते, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि रश्क शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों ये रश्क शब्द का जो अर्थ होता है ना, क्या होता है? महल ईर्ष्या होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपको बताना है कि मदन पड़ोसियों के आवारगर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था ना, पूछा गया। आवारागर्द जो छोकरा है उसके साथ क्या कह रहा, क्या मतलब कर रहा था बच्चों मदन, ठीक है ना। तो बच्चों लट्टू नचा रहा था, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी में आपका दिया हुआ है। और मदन ने खोखा की कितने दांत तोड़ डाली थी बच्चों? तो 2 दांत तोड़ डाली थी ना। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मैक्स मूलर के वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था बच्चों? तो देखिएगा स्वामी विवेक आनंद ने कहा था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ। और ये मैक्स मूलर का जन्म कहाँ पे हुआ था बच्चों? जर्मनी में हुआ था। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताने की प्लेटो और कांट थे बच्चों, ये महान दार्शनिक थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था बच्चों? तो मैक्स मुलर ने करवाया था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख सकते हैं बच्चों, सी में दिया हुआ मेघदूत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिएगा ध्यान से।
यहाँ पे आप सभी को बताना है कि स्थापत्य की उत्तरी भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं, वही ना पूछा गया। तो नगर शैली कहते हैं पेरोचो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यहाँ पे आप सभी को बतलाना है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था पेरोचो, तो 1823 में हुआ था। ये सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था पेरोचो, तो 1907 में हुआ था, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विधुनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हुआ था पेरोचो, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, डी में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है परमार शासक भोज, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MBBA प्रश्न पढ़ चुके ये सब। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है पेरोचो। अब देखिए दयनीय जीव किसे कहा है, तो अल्पज्ञ पिता को कहा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है पेरोचो। यहाँ पे आपको बताना है कि कामसूत्र की रचयिता क्या नाम क्या पेरोचो, तो कामसूत्र की रचयिता का नाम पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वात्स्यायन पेरोचो, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरोचो। और ये कामसूत्र किस भाषा में रचित है, तो ये संस्कृत में रचित है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपको बताना है कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है, तो शिक्षक का अर्थ जो होता है ना पेरोचो मोम होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था पेरोचो, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और द्विवेदी जी की एक और अन्य रचना के नाम क्या है पेरोचो, आपको तो पता होगा अशोक के फूल ना। यहाँ पे देखिए पेरोचो अगला प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणी शास्त्रियों का एक ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का एक मतलब अनावश्यक अंग उसी प्रकार का झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूछ झड़ गई है। ये जो है ना पेरोचो किस पाठ की पंक्ति है, तो ये नाखून क्यों पड़ते हैं पाठ की पंक्ति है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ आप सभी को बतलाना है कि नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है। ठीक है ना, तो इनमें से कौन सा कहानी पर बच्चों, तो विष के दांत कहानी है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या बोले थे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, या फिर सब नए खराब नहीं होते हैं, या फिर सब पुराने और सब और नए सिर्फ अच्छे होते हैं। तो 39 का राइट आंसर बच्चों, मतलब पुराने सब अच्छे नहीं, सब नए सब सॉरी सब, यहाँ पे देखिएगा कि सब यहाँ पे बुरे नहीं है ना, दोनों सही हो जाएगा बच्चों। सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अगला ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। यहाँ पे आपको बताना है कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया था कि जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है, तो अकबर बादशाह ने, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ अकबर बादशाह ने। और अकबर ने किस वंश का शासक किया था बच्चों, तो मुगल वंश का शासक किया था। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि मदन किसका बेटा था, तो आप सभी को पता होगा ये गिरधर का बेटा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न आपको बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या है ना, पूछा गया है। तो देव है बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में 80 में आपका दिया हुआ है। और बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो ये जो है बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म का, जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं डी में आपका दिया हुआ है ना। ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आपको बताना है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है ना, पूछा गया है। तो ये बच्चों भारत की लिपियों से लिया गया है, के कहानियों से। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि हस्तलिपि किसे कहते हैं। हस्तलिपि बोले तो हाथ से लिखा हुआ लिपि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हाथ की लिखावट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहाँ पे देखिए बच्चों आपको बताना है कि सेन साहब की पांचों लड़कियाँ कैसी थी, तो प्यारे बच्चों सेन साहब की पांचों लड़कियाँ नासमझ थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था बच्चों, तो दलित परिवार में हुआ था, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे आपको बताना है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे थे,
तो प्यारे बच्चों आपको पता नहीं है तो याद कर लीजिएगा, सन 1783 में पहुंचे थे ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि सर विलियम जोन्स ने किस संस्था की स्थापना की थी, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बराबर पूछे आते हैं। तो प्यारे बच्चों थैंक यू वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए। और संपूर्ण विद्यार्थी बताइए कि ये 48 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितना प्रश्न का आंसर याद था, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। तो फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। तो प्यारे बच्चों थैंक यू।